नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए उत्तम सुविधा प्रदान करवाना है, साथ ही साथ UGC नेट JRF के एग्ज़ाम में सफलता दिलाना है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए नित्य नए नए वीडियो को लेकर आ रहा हूं, जिससे आप लोगों को UGC नेट में सफलता हासिल हो और साथ ही साथ मैं उन्हीं विषयों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जो विषय आप लोगों को आने वाले दिनों में फ़ायदे दें। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोगों को UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज का जो हमारा विषय है पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। विषय है मूल्यांकन पद्धति। यह वीडियो आप लोगों को 2 पार्ट में मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो से संबंधित जितने भी बातें मैं कहूँगा ज़रूर से ज़रूर वो UGC नेट के एग्ज़ाम में आने वाले दिनों में प्रश्न बनेंगे और उससे संबंधित हल आसानी से आप सभी कर पाएंगे। तो हमारा जो मुख्य फोकस है आज का इस वीडियो में वह है मूल्यांकन के अर्थ, उनकी विशेषता और साथ ही साथ उनका सोपान क्या क्या है, किन किन सोपानों के आधार पर मूल्यांकन के कार्य को आगे बढ़ाया जाता है और एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किस स्तर पर मूल्यांकन कर पाता है, उनकी परीक्षा ले पाता है, चाहे लेवल के आधार पर अलग अलग क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मूल्यांकन पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि मूल्यांकन शब्द शिक्षा और मनोविज्ञान के विभिन्न विषयों में विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मूल्यांकन शब्द टीचिंग के साथ साथ साइकोलॉजी में भी उपयोग में लाया जाता है। जरूरी नहीं है कि जब तक एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है तभी मूल्यांकन होगा। जिंदगी के हर एक कदम और हर एक बिंदु पर परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है और उन्हीं का रिजल्ट स्वरूप हमारे पास मूल्यांकन निकल कर आता है। माना जाता है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण प्रणाली का अर्थात मानव जीवन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो चाहे अन्य किसी क्रियाकलाप से। आगे देखते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों के साथ मूल्यांकन काफ़ी घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षणिक परिस्थितियां तथा अनुभव के लिए प्रयोग होने वाली सभी विधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित मेथड के आधार पर उसका कार्य होता है। जब हम शैक्षणिक परिस्थितियों का बात करते हैं तो एक निश्चित शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से विद्यार्थियों को अर्थात अधिगमकर्ताओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर उन शैक्षणिक गतिविधियों का अपना परिणाम दिखाना होता है और उन्हीं परिणाम के फलस्वरूप उसका आंकड़ा तैयार किया जाता है, जिससे उनको सकारात्मक और नकारात्मक मूल्यांकन पद्धति का जन्म होता है और उसी के आधार पर विद्यार्थी अर्थात अधिगमकर्ता अध्येता का अपना मूल्यांकन हो पाता है। आगे देखते हैं कि मूल्यांकन शिक्षण के सीखने की सुविधा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि मूल्यांकन क्या है कि हम टीचिंग में क्या क्या सीख रहे हैं, उनको किस आधार पर सीखने का प्रयास किए हैं, उनसे संबंधित आंकड़ा संग्रह करता है। एक परीक्षा में पास करना एक अलग बातें होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उसका मूल्यांकन परीक्षा में पास करने से नहीं बल्कि उन्हीं परीक्षाओं में पास करने के अलावा जिंदगी के अहम मोड़ पर किस प्रकार अपनी गतिविधियों को जागृत करता है, तभी वह मूल्यांकन सार्थक होता है। हमारे पास वर्तमान में अनेक ऐसे विश्वविद्यालय हैं, अनेक ऐसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ से विद्यार्थी
उच्च श्रेणी से पास करके निकलते हैं। हो सकता है कि आपके पास करने की जो कला है, आपने जो पढ़ा होगा उसी से संबंधित प्रश्न वहाँ पूछे गए होंगे। लेकिन जब हम जिंदगी के अहम मोड़ पर खड़े होते हैं, उस जगह पर, उस स्थान पर, उस परिस्थिति में मानव किन पहलुओं को ध्यान में रखता है और वह सफलता हासिल करता है, वही उसका मूल्यांकन होता है। जब हम शिक्षा, शिक्षण और मूल्यांकन तीनों की बात करते हैं तो तीनों पहलुओं पर परस्पर एक दूसरे पर अंतर्निहित होता है। शिक्षा, शिक्षण और हमारा मूल्यांकन तीनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। शिक्षा प्रणाली अर्थात शिक्षण प्रणाली में चार हमारा मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहला हमारा है उद्देश्य, अर्थात शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उसके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम होंगे, उसके लिए विधि भी होती है और अंतिम में क्या होता है, हमारा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन किसी अवलोकन निरूपति परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मापी गई प्रदत्त का मूल्य, अर्थात एक निश्चित मेथड के आधार पर जो हम कार्य करते हैं उसको मापा जाता है, तभी हमारा मूल्यांकन सही होता है। आगे हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक सकारात्मक सतत प्रक्रिया है, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात करना, उचित या अनुचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा मूल्यांकन एक सकारात्मक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें हम जो सीख रहे हैं, हमारा जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है उसका स्तर क्या है, उस स्तर के साथ साथ हम किस प्रकार का निर्णय ले पाते हैं, उसमें हमारा मदद करता है मूल्यांकन। कोठारी आयोग के अनुसार हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूपेण संबंधित है और छात्रों को पढ़ने की आदत और शिक्षकों के पढ़ाने की कला पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब छात्रों की पढ़ने की आदत और शिक्षकों के पढ़ाने की कला की बात आती है तो वह बात होती है एक मूल्यांकन के माध्यम से। जब छात्र अच्छे ढंग से अच्छे उच्च स्तर पर पहुंचते हैं तब यह प्रतीत होता है कि एक शिक्षक द्वारा छात्रों को सही ढंग से सकारात्मक पहलुओं के आधार पर मूल्यांकन किया गया है, तभी आज वह एक ऊंचे स्तर पर है। कोठारी आयोग से हमेशा यूजीसी नेट प्रश्न पूछते रहिए, तो आने वाले दिनों में भी कोठारी आयोग से प्रश्न बनेंगे, इनको ध्यान में रखना काफ़ी जरूरी है। साथ ही साथ इसके अर्थों को भी ध्यान में रखना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इससे संबंधित विशेषताओं पर विशेष ध्यान देकर यूजीसी नेट प्रश्न पूछे और बीते दिनों से यह प्रश्न पूछते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंतिम तक जरूर करें, साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट भी करें। चलिए अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT ने मूल्यांकन की व्याख्या के लिए 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया है। इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान देने योग्य है। पहला है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, अर्थात हमारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य अर्थात हम जिस उद्देश्य के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह हमारा कहाँ तक प्राप्ति करने योग्य बनी है, इसको ध्यान देना है। दूसरा है कि कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षणिक अनुभव कितने प्रभाव पैदा कर रहे हैं, अर्थात एक शिक्षक जब कक्षा में पढ़ा रहा है, जब क्लासरूम टीचिंग हो रहा है, उस अवस्था में वो कितने अनुभव के आधार पर कितनी समस्याओं को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को पढ़ाता है और वह कहाँ तक सफल होता है, इस पर भी ध्यान देना, ये NCERT कह रहा है। साथ ही साथ शिक्षा की लक्ष्य की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है, इस पर भी अर्थात उसके रिजल्ट के आधार पर यह हमारा ध्यान में रहता है। आगे हम बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि मूल्यांकन की अर्थ में हमारा विशेषता भी निहित है, जैसे कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया अर्थात मूल्यांकन शिक्षण में निरंतर होता है और यह ज्ञात करने के लिए शिक्षार्थियों को अर्थात विद्यार्थियों को, अधिगमकर्ता को वांछनीय अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे मूल्यांकन सतत और निरंतर चलते रहता है। अर्थात जब मूल्यांकन एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है तब उसी से संबंधित उनको कुछ हासिल होता है ज्ञान का, तभी हम कह सकते हैं कि यह सतत प्रक्रिया है। अगर हम बात करते हैं व्यापक प्रक्रिया की, तो व्यवहार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार में
तीन पक्षों पर विशेष परिवर्तन देखने को मिलती हैं। तीन तथ्य हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। पहला तथ्य जो हमारा है ज्ञानात्मक है, जिसे हम कॉग्निटिव कहते हैं। ठीक है, पहला तथ्य हमारा क्या है, ज्ञानात्मक है। दूसरा तथ्य हमारे पास है भावात्मक या फिर भावनात्मक भी कह सकते हैं। और तीसरा तथ्य है हमारा क्रियात्मक, अर्थात हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन का बात आता है पहला, दूसरा में हमारा इमोशनल डोमेन जिसे हम भावनात्मक कहते हैं, और तीसरा में एक्शन। ये तीनों पर आधारित है हमारा व्यापक प्रक्रिया, और अधिगमकर्ता के मूल्यांकन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला पॉइंट हमारा आता है विशेषता में सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा के समस्त उद्देश्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित होती है, और उद्देश्यों की प्राप्ति समाज की आकांक्षा, आदर्श एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हो रही है या नहीं, यह भी जानने का प्रयास हमारा इस मूल्यांकन के आधार पर होता है। चौथा पॉइंट हमारा उद्देश्य निष्ठता। मूल्यांकन द्वारा हम लोग यह जान पाते हैं कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है। एक निश्चित सीमा होती है, हमारा जो सोच है वह कहाँ तक, किस सीमा तक उसकी प्राप्ति हुई है, और उसकी उपलब्धि के लिए हमें किस प्रकार के स्तर तक जाना चाहिए। शिक्षण का स्वरूप इसी परिणामों पर निर्भर करता है, भविष्य उन्मुखी परिणामों पर निर्भर करता है कि हम निश्चित उद्देश्यों के आधार पर क्या कर रहे हैं, उनको किस प्रकार हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वह हमारा मूल्यांकन दिखाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के आधार पर हमारा उद्देश्य और हमारा जो मूल्यांकन पद्धति है वह स्पष्ट होता है कि यदि मैंने मेहनत किया तो आज मैं, अर्थात हम सभी एक निश्चित जगह पर पहुंचते हैं। उस रिज़ल्ट के आधार पर हमारा डिक्लेरेशन होता है, और उसी के आधार पर कहा जाता है कि हमारा जो मूल्यांकन है सटीक है, हमारे अपने अधिगमकर्ता के रूप में और अध्येता के रूप में किया गया कार्य के आधार पर। अगला हम आते हैं निर्णायक या फिर निर्णयात्मक। इसमें निर्णय लेने से संबंधित बातें आती हैं। साथ ही साथ मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण विधि, शिक्षक द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति, सीखने के अनुभव की प्रभावशीलता आदि के बारे में निर्णय लेने के लिए सिखाया जाता है एक विद्यार्थी को। यानी कि किस मेथड से शिक्षण करा रहा है शिक्षक, उसके शिक्षक द्वारा जो किस उद्देश्यों के आधार पर करा रहा है, और उसके द्वारा सिखाए गए अनुभव कितने प्रभावशील हैं। जब हम बात करते हैं शिक्षार्थी केंद्रित, तो इसमें शिक्षार्थियों में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इनका भी ध्यान देना योग्य है कि उनका परिवर्तन सकारात्मक है या नकारात्मक है, और उनका जो मूल्यांकन है वह बाल केंद्रित प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। सहकारी प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो सहकारी प्रक्रिया में शिक्षक अकेला ही बालक के संबंध में मूल्यांकन कर कोई निर्णय लेगा तो वह विश्वसनीय नहीं होगा। इसके लिए शिक्षक को बालक के मित्रों, अभिभावकों, अर्थात कह सकते हैं कि अन्य शिक्षकों का बालक के संबंध में दृष्टिकोण को जानना आवश्यक हो जाता है, तभी हमारा सही मूल्यांकन हो पाता है। इनके अलावा हम सभी अधिगम प्रधान, व्यवहार प्रधान और व्यक्तित्व प्रधान से संबंधित विशेषता को जानते हैं। तो विशेषता को ध्यान में रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है मूल्यांकन की विशेषताओं में, क्योंकि इससे भी यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछ चुकी है, और आने वाले दिनों में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, यह जरूर से ज़रूर दावा किया जा सकता है। आगे आते हैं कि हमारा मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, उसके किस किस चरण से मूल्यांकन को चलना पड़ता है। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। इसके चरण को सिस्टमेटिक ढंग से याद रखना है। जैसे कि पहला जो है शैक्षिक उद्देश्यों का चयन करना, अर्थात हम किन उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं विद्यार्थियों का। दूसरा है कि उद्देश्यों को व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में लिखना। यदि बच्चों में परिवर्तन आए हैं तो उनके व्यवहार परिवर्तन, अर्थात वैसे परिवर्तन जो समाज उपयोगी हो, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। पहला पॉइंट है हमारा उद्देश्यों का चयन, दूसरा है व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखना। तीसरा पॉइंट में आता है अधिगम परिस्थितियों की पहचान, अर्थात किस परिस्थिति में विद्यार्थी सीखा है,
परीक्षार्थी अर्थात शिक्षार्थी सीखने का कोशिश किया, उसको भी ध्यान रखना है तीसरे पॉइंट में। फिर हम किस प्रकार के परीक्षणों का चुनाव करते हैं, लिखित परीक्षा लेते हैं, मौखिक परीक्षा लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। फिर है प्रविधि का प्रयोग, प्रमाण का लेखा जोखा, हम किस मेथड से ले रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या हमारे पास प्रमाण है, और प्राप्त प्रमाण की फिर हम व्याख्या करते हैं। तो इस स्टेप को हमको 6 स्टेप को ध्यान रखना है और इससे यूजीसी नेट प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अवधारणा और उसके प्रतिपादक और समर्थक का भी बात करूंगा, जो आगे दिखाने जा रहा हूं। इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में अवधारणा उसके समर्थक से प्रश्न जरूर पूछेगी। जैसे कि पहला है हमारा कि प्राथमिक शिक्षा, जिसे हम वर्धा शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादन किया गया। दूसरा है प्राकृतिक वातावरण में सीखना और प्रकृति से सीखना, यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। समकाल शिक्षा, समाकाल शिक्षा श्री अरविंदो जी का कथन है। भारतीय दर्शन शास्त्र के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। मानव मस्तिष्क रूपांतरण के लिए शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। अनुभवात्मक अधिगम जो हमारा है जॉन डेवी का है। व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से आत्म शिक्षण मारिया मॉन्टेसरी का है। बाल विहार, आत्मगतिविधि, सृजनात्मक और सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना फ्रोएबल का है। और कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है, यह रूसो महोदय का है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।